हेलो स्टूडेंट्स, DSCJ होम क्लासेस में मैं इमरान तांत्रे आप सबका एक बार फिर से खुश आमदीद करता हूं। उम्मीद है कि आपने अभी तक जितने भी लेक्चर्स सुने होंगे, देखे होंगे, तो वो अच्छे से तैयार किए होंगे, प्रिपेयर किए होंगे। और आज जो है हम 9th हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका तीसरा और आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जब हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने उसी दिन आपको बोला था कि आपकी आसानी के लिए जो है मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था व्हाई, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ। फिर दूसरा पार्ट जो था, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की हु, यानी कि हु स्टार्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आज जो है हमारा थर्ड और आखिरी पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, जो कि होगा व्हाट, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टुक प्लेस इन फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो बच्चों, आज के टॉपिक के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, तो सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ये होगा कि इस चैप्टर को, आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद, आज के लेक्चर को सुनने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा, आपको समझ आएगी कि फ्रांस में ऐसी कौन कौन सी चेंजेस हुई जब ये फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि 1789 के बाद का पीरियड आपको समझ आ जाएगा फ्रांस में। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा कि ऐसे कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है प्रिवेल हुए फ्रांस में। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस में जो सिचुएशन थी 1789 के बाद वो कुछ स्टेबल नहीं रही। तभी जो है मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे पॉलिटिकल, यानी कि 2 या 3 पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में जान जाओगे आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद। और उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कि वुमेन जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी सोसाइटी का, तो उसके बाद उसने क्या पार्ट प्ले किया, उसका क्या रोल रहा इस फ्रांस के रेवोल्यूशन में। तो ये सारा, ये तीनों चीजें जो है हम आज के टॉपिक को खत्म करने के बाद समझेंगे। तो चलो बच्चों, चलते हैं टॉपिक की ओर। लास्ट लेक्चर में जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि 1789 में जब फ्रांस का जो थर्ड एस्टेट थी वो जमा होती है एक टेनिस कोर्ट पे, और वो वहां पर जो है एक ओथ लेते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मैराब्यू और एबेसियस। उन दो के अंडर जो है ये इन्होंने एक ओथ लिया, सबने मिलकर ओथ लिया कि हम जो है जब तक न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस बनाए, एक तैयार करें, तब तक जो है हम दम नहीं लेंगे। तो क्या होता है कि 1791 में जो है वो लोग वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट करते हैं, यानी कि वो जो है ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसका मेन एम जो रहता है वो ये था कि किंग की पावर को, मोनार्क की पावर को लिमिट करना था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये मोनार्क जो है, यानी कि किंग रूल जो है वो किस कदर खतरनाक है, जिसके वो जो है, जिसके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया था, ये ओथ ली थी कि हमने कैसे भी करके एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अपने फ्रांस को देना है जिसमें किंग के पास ज्यादा पावर नहीं होगी। तो वो कंप्लीट होता है कब? 1991 में। अब वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है एग्जिस्टेंस में आए, तो वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में तैयार होता है, तो उसमें क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी।
अब ये तीनों क्या है, इस पर मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि ये इन पर एक कंप्लीट लेसन जो है, चैप्टर जो है, आप अपने स्विक्स में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। मैं शॉर्टकट में बता दूं कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून को हम कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी वो ब्रांच जो इस पर वॉच रखती है, या फिर हम कह सकते हैं कि केयर टेकर। तो ये तीन हिस्सों में जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। जब हम सेकंड वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने तीन स्कॉलर्स को पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने जॉन लॉके को, दूसरा पढ़ा था हमने रूसो को, और तीसरा पढ़ा था हमने मॉन्टेस्क्यू को। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो है जो आइडिया दिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसका मानना था कि एक के हाथ में अगर पावर रहेगी तो वो जो है सक्सेसफुल नहीं रहेगा, वो देश, वो कंट्री सक्सेसफुल नहीं रहेगी जिस भी कंट्री में पावर एक के पास रहेगी। तो इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, ये जो नया पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर बना, तो उसमें जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बिटवीन different branches, that is legislature, executive and judiciary। अब ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको कौन चुनता है, हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। तो इनको जो है कौन चुनता था? वोटर्स चुनते थे, जो फ्रांस के 4 मिलियन वोटर थे। क्या होता था कि 4 मिलियन वोटर्स जो थे 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे। 4 मिलियन जो यहां पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 4 मिलियन वोटर्स जो थे वो 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे, और वो 50,000 इलेक्टर्स जो थे वो फर्दर 745 मेंबर्स को चुनते थे, वो जो नेशनल असेंबली ज्वाइंटली बनाते थे। तो ये जो थे तीन तरह के वहां पर थे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 4 मिलियन वोटर्स क्यों? वहां की पॉपुलेशन तो हमने पढ़ा था कि 28 मिलियन है, तो ऐसा क्यों? देखिए वहां पर जो था वोटिंग सिस्टम जो था वहां का, वो वोट हर किसी को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। वोटिंग राइट्स जो थे वहां पर सिर्फ कुछ ही बंदों को थे। अब वो कौन कौन से थे? एक जो सिर्फ मेल जो 25 इयर्स का हो या फिर इससे ऊपर की एज का हो, ठीक है। दूसरा जो था उन सिर्फ वही वोट दे पाता, एक तो उसकी एज 25 होनी चाहिए थी, दूसरा कौन? जो टैक्स पे करता हो। टैक्स कितना पे करना था एक बंदे को टैक्स? ये जो है वोटर बनने के लिए जितना एक मजदूर की 3 दिन की मजदूरी होती थी उस टाइम। जैसे आज अगर हम अपने यहां की बात करें तो एक लेबरर जो है, सिंपल लेबरर की बात कर रहा हूं मैं, वो 400 to 500 लेता है एक दिन की मजदूरी। क्योंकि अगर हम देखें तो वो 1500 बनता है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर देखें हम तो फ्रांस में जो मिनिमम 1500 रुपया 1500 रुपीज टैक्स पे करता था, सिर्फ वही लोग जो थे वोट दे पाते। और आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, 90% पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड एस्टेट की थी, और जो थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन थी उसमें से सिर्फ 30% ही पॉपुलेशन ऐसी थी जिनके पास थोड़ा, जो लैंड ओनर्स थे या फिर एजुकेटेड क्लास थी, जिनके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज थे। लेकिन रेस्ट जो 70% पॉपुलेशन थी वो या तो पीजर्स थे या फिर जो है छोटे मोटे काम करके अपना दिन गुजार लेते थे। तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड एस्टेट की थी। इसीलिए वहां पर 28 मिलियन से घटकर जो है वोटिंग राइट सिर्फ 4 मिलियन लोगों को ही था। तो ये जो था वहां का वोटिंग सिस्टम था। अब जो वोट देते थे यानी कि जो वोटर्स थे उनको हम बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स। यानी कि फ्रांस में जो वोटर था, जो वोट देने के लिए एलिजिबल था, उसको बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स।
और जो बाकी लोग थे जिनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, उसमें फीमेल आ गई, उसमें पुअर पीपल आ गए, पीजेंट्स आ गए, या उसके अलावा भी जितने भी लोग थे जो वोट नहीं करते थे, उनको हम बोलते हैं पैसिव सिटीजन। तो बच्चों, आपको अब पता चल गया कि फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा तैयार हो गया, और फाइनली फ्रांस में एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंप्लीमेंट हो गया विद अ हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू इक्वालिटी। यानी कि ये तीन चीजें जो है जहन में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया। इससे पहले जो है इस टाइप के राइट्स जो है वहां के लोगों को नहीं मिले थे। आल्दो हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी अभी नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि वोटिंग राइट्स सिर्फ किनको थे, मेल को थे। वुमेन को अभी वो राइट, तो हम इक्वालिटी तो नहीं कह सकते, बट फिर भी टू अ लिटिल एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी प्रिवेल हो गई समाज में। हाँ, आजादी, लिबर्टी जो थी वो थी, राइट टू लाइफ अब सबको मिला था। अब जो है राजा अपनी मर्जी से किसी को जिसको चाहे डिटेन करे, हैंग करे, ऐसा नहीं था। अब हर किसी को जीने का पूरा हक था। और इन लोगों की ये तीन डिक्लेरेशन जो हुई थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी, इसका जिम्मा जो किसका था, वो था गवर्नमेंट का। यानी कि गवर्नमेंट ने जो है अब लुक आफ्टर करना था लोगों के इन तीन राइट्स का, जो आफ्टर लॉन्ग इयर्स ऑफ रेवोल्यूशन जो है वहां के लोगों को मिला था। तो बच्चों, आप अब सोच रहे होंगे कि फ्रांस में जो है सब कुछ ठीक हुआ। नहीं, वहां पर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि फ्रांस जो था एक लड़ाकू नेशन था, और लड़ाकू नेशन जो है, एक लड़ाकू इंसान जब तक न दिन की एक दो लड़ाइयां करे तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। और वैसे ही जो है फ्रांस के चाहे वो किंग हो या फिर फ्रांस के लोग हो, जब तक ना वो लड़ाई लड़ते उनको तब तक चैन नहीं मिलता। तो क्या हुआ? आप जो सोच रहे कि सब कुछ ठीक हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर क्या होता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो नया बनाया गया था 1791 में, तो लोग जो है एक किस्म से हम कह सकते हैं कि सेलिब्रेट कर रहे थे अब ये कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन उसी टाइम राजा अपनी कोशिश में लगा हुआ था कि कैसे उसको वापस वो पावर्स मिले। तो वो कंस्पायरेसी कर रहा था किसके साथ? अपने ससुराल वालों के साथ, यानी कि ऑस्ट्रिया के साथ, जहां से उसकी प्रिंसेस थी, जहां से उसने शादी की थी, ऑस्ट्रिया के साथ और प्रूशिया के साथ। तो ये दो कंट्रीज के राजा जो थे उनके साथ मिलकर जो है ये किंग लुइस 16 जो है प्लान बना रहा था कि हम इन लोगों पर अटैक करेंगे, इन पर वापस जो है हम अपनी आर्मी से, अपनी पुलिस से जो है इन पर अपना जो है कब्जा जमा लेंगे। तो ये कंस्पायरेसी कर रहा था। लेकिन जो ही इस कंस्पायरेसी की बात जो है लोगों तक पहुंचती है, तो वो ये बात जो है अपनी नेशनल असेंबली जिसको उन्होंने चुन के बनाया था, वो 745 मेंबर्स जो थे उन तक ये बात पहुंचाते हैं। तो बिना सोचे नेशनल असेंबली जो है वो डिक्लेयर करती है वार किसके खिलाफ? अपने ही किंग के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, यानी कि किंग के ससुराल वालों के खिलाफ, और प्रूशिया के खिलाफ, और जो किंग लुइस 16 था उसको डिटेन करते। ये जो वार हुई इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हो रहे और नेगेटिव्स भी रहे। तो हम पहले बात करेंगे थोड़े से पॉजिटिव्स, जो इस वार के बाद जो वहां के लोगों ने, वहां की नेशनल असेंबली ने किसके खिलाफ की? ऑस्ट्रिया के खिलाफ, प्रूशिया के खिलाफ या अपने किंग के खिलाफ। तो
तो इसके कुछ पॉजिटिव्स रहे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें यहां पर, तो वो ये है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री की, अपने मुल्क की, अपने फ्रांस की रक्षा के लिए जो है उन्होंने आर्मी को ज्वाइन करना शुरू किया। जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कितने सारे लोग जो है ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मेल मेंबर्स जो थे सोसाइटी के, वो अपनी आर्मी में चले गए, फ्रांस की आर्मी में चले गए, तो ऐसे में वहां पर क्या होता है कि वहां के मिडिल क्लास जो थे, यानी कि पीजेंट्स वगैरह, फार्मर्स वगैरह, या फिर दूसरी इग्नोर्ड क्लास अगर हम देखें तो वुमेन सेक्शन जो था सोसाइटी का, उनको मौका मिला अपने रूटीन काम जिन तक उनको कन्फाइंड रखा गया था, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, इसके अलावा भी जो है उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने थोड़ा उससे हटकर काम करना शुरू किया। और उसी वे में अगर देखें तो उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना जो है शुरू किया। यानी कि ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रहा, जो एक डिप्रेस्ड क्लास थी सोसाइटी की, जो एक इग्नोर्ड क्लास थी फ्रेंच सोसाइटी में, वो अब उभर कर सामने आने लगी। दूसरी बात, ये जब ये लोग जो है ज्वाइन कर रहे थे, तो वो और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। अब वो अट्रैक्ट किस वे से कर रहे थे? म्यूजिक से। वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते थे, और पैट्रियोटिक क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे से ज्यादा इस चीज को कोई और नहीं जानता होगा, क्योंकि जब भी हम कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत सुनते हैं तो हम भी एकदम से भावुक हो जाते हैं। तो उसी तरीके से वहां के लोगों ने भी, जो आर्मी ज्वाइन करने के लिए जाते, ग्रुप्स में जाते, तो वो पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते थे, जिससे वो और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते थे कि वो भी जो है अपनी कंट्री की रक्षा के लिए आ जाए। तो वो सॉन्ग जो मोस्ट फेमस हुआ उस टाइम, वो था मर्सलेज। तो ये जो है सॉन्ग गाकर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। और यही पैट्रियोटिक सॉन्ग जो ये मर्सलेज था, वो लेटर क्या हुआ कि नेशनल एंथम बन गया वहां का, फ्रांस का। तो जब लोगों ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो वहां पर जो है नए नए पॉलिटिकल क्लब्स मैंने इसलिए यूज किया, हमारे यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, लेकिन उस टाइम जो था फ्रांस में पार्टी को क्लब्स बोलते थे। तो नए नए क्लब्स जो है ओपन हुए, नए नए क्लब्स जो है लोगों ने बनाए। तो उन क्लब्स के जरिए जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे थे, या फिर अपनी बातों को आगे रख रहे थे। तो मोस्ट फेमस जो इन क्लब्स में था, वो था जैकोबिन क्लब हेडेड बाय मैक्सिमिलियन। तो मोस्ट फेमस जो था वो कौन सा था? जैकोबिन क्लब। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नेगेटिव्स पे, कि नेगेटिव क्या रहे। ये अभी तक मैं बात कर रहा था कि इस वार से कौन कौन सा पॉजिटिव फ्रेंच सोसाइटी में देखने को मिला। अब हम बात करेंगे तो सबसे जो हम पहले टॉपिक से ही, पहले लेक्चर से ही बोलते आ रहे कि जब भी कोई कंट्री वार लड़ती है तो उसका सीधा असर उसकी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो यहां पर भी जो है फ्रांस की इकोनॉमी जो ऑलरेडी लो चल रही थी, वो फर्दर डाउन हो गई इस वार की वजह से। जब ये इकोनॉमी डाउन हो गई तो प्राइसेस जो थे प्रोडक्ट्स के, वो हाई हो गए। जब ये हाई हो गए तो लोग गुस्से में आ गए। क्यों? क्योंकि जो है वो ऑलरेडी बहुत क्राइसिस फेस कर रहे थे, ऐसे में और ज्यादा जो है उनको प्राइसेस हाई देखने को मिले, तो वो बहुत गुस्सा हुए। और उस गुस्से में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस जगह पे अटैक किया जहां पे किंग लुइस 16 था। क्यों अटैक किया? यहां पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उन्होंने प्राइसेस हाई हो गए, इकोनॉमी डाउन हो गई,
वो तो राजा नहीं था उस टाइम फ्रांस का, लेकिन उन्होंने उस पर अटैक क्यों किया? तो हम यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो इकोनॉमी डाउन हुई या प्राइसेस अप हुए, वो क्यों हुए? वार की वजह से। और वो लोग समझते थे कि इस वार का रीजन जो है वो हमारा किंग है, क्योंकि अगर वो कंस्पायरेसी नहीं करता तो ये वार नहीं होती। तो इसलिए जो है वो इसका रीजन जो थे, उन्होंने इसका जिम्मा जो है वो उसके सर पे चढ़ाया और उस जगह पे अटैक किया जहां पर वो बंदी ऑलरेडी बनाया हुआ था, और उसको मारा और बाद में जो है इसको हैंग किया एक ओपन जगह पे। जब उसको हैंग किया गया तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस जो है वो हेडलेस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जब बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, लेकिन फिर भी वहां पर किंग था, यही था, लुई 16 ही था, लेकिन अब जो है किंग नहीं रहा, तो फ्रांस जो है हेडलेस हो जाता है। तो यहां से शुरू होता है एक नए पॉलिटिकल सिस्टम का जो फ्रांस में प्रिवेल हुआ। अब ये नए पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्शन हो जाते हैं, शुरू होते हैं, यानी कि फ्रांस ने जो है वो अब इस टाइम हेडलेस है, अब उनको एक हेड चाहिए। तो उसके लिए जो है 1792 में जो है री इलेक्शन होते हैं, यानी कि दोबारा से इलेक्शन होते हैं। अब इस बार इलेक्शन में कौन वोट देता है? लास्ट टाइम कौन था? मेल अबोव 25 इयर्स ऑफ एज, या फिर जो टैक्स पे करते थे इक्वल टू 3 दिन की मजदूरी एक मजदूर की। लेकिन इस बार जो है वो टैक्स पेइंग का कोई क्राइटेरिया नहीं था, और एज भी जो है 25 से अब 21 पे लाई गई, यानी कि इस बार जो 1792 में इलेक्शंस हुए उसमें वोट मेल नहीं दिए, अभी भी वुमेन ने वोट नहीं दिए थे। 20 इयर्स की से अबो जो था या 20 इयर्स का था उसने वोट दिए। तो एक इसमें जो है जो ये नया पॉलिटिकल सिस्टम बना उसमें ये था। दूसरा, फिर यहाँ पर नेशनल असेंबली को रिनेम किया गया। अभी तक नेशनल असेंबली बोलते थे, अब इस नेशनल असेंबली को रिनेम करके इसको बोला जाने लगा वहां पर कन्वेंशन। अब यहां पर इलेक्शन में क्या ये जो है अब इस बार जो इलेक्शन हुए इसमें अब लोगों ने डायरेक्ट वोट से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं, बल्कि इस बार जो है क्लब्स जो बने थे उन क्लब्स ने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, और जैकोबिन क्लब जो था उसने क्लियर मेजॉरिटी हासिल की, और वो उसका जो हेड था मैक्सिमिलियन, वो वहां का हेड बन गया। यानी कि जो जैकोबिन क्लब का हेड था वो फ्रांस का हेड बन गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि फ्रांस जो है अब मोनार्की से शिफ्ट हो गया रिपब्लिक पे। अब रिपब्लिक क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो असेंबली है वो भी, और जो हेड है स्टेट का उसको भी लोग चुनते हैं, उसको हम वैसे सिस्टम को हम रिपब्लिक कहते हैं। अभी तक जो था वहां पर मोनार्कियल सिस्टम था, लेकिन अब जो है मोनार्कियल सिस्टम से शिफ्ट होकर फ्रांस अब ये रिपब्लिकन हेड था। कौन था? मैक्सिमिलियन। तो उसने अपने ही रूल्स के अकॉर्डिंगली फ्रांस को चलाना शुरू कर दिया, और जो उसके रूल्स थे वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, जो लोगों को पसंद नहीं आए बाद में। अब वो रूल्स क्या थे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला और हम कह सकते हैं जो स्ट्रिक्ट रूल था वो ये था कि उसने एक फिक्स सैलरी कर दी वहां पर, यानी कि लिमिट फिक्स कर दी सैलरी की कि इतनी सैलरी मिलेगी। से फॉर एग्जांपल उसने बोला कि 15,000 मिलेगी, तो बस अब ना वो बढ़ेगी न घटेगी। तो उसने एक फिक्स वहां पर जो है लिमिट फिक्स कर दी सैलरी की, और उसी हिसाब से जो है वहां पर लोगों को सैलरी, उसके अलावा जो है किसी को कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात अगर हम देखें
तो जो भी उसके खिलाफ कुछ बोलता वो उसको क्या करते, या तो एग्जीक्यूट कर, वो डिटेन करते, जेल में डालते, या फिर उसको वो मार देता। ये ऐसे कुछ रूल्स वो बना और उसने वहां पर बनाए थे, किसने, मैक्सिमिलियन ने। उसके अलावा फार्मर को उसने एक फिक्स अमाउंट बोला कि इस अमाउंट पे जो है आपने अपनी फसल बेचनी है, चाहे आपका नुकसान हो या फायदा हो। तो फिक्स लिमिट जो है किसने बनाई, वहां के हेड ने, मैक्सिमिलियन ने। उसी रेट पर जो है उसने अपने, एक फार्मर ने जो है अपनी प्रोडक्शन जो उसने प्रोड्यूस किया होता है अपने फील्ड्स में, वो बेचना है गवर्नमेंट को। चर्चेस को क्लोज कर दिया उसने, और उन चर्चेस की जगह पर जो है उसने क्या किया, उसने वहां पर ऑफिसेस खोले। तो ये जो थे बहुत ही स्ट्रिक्ट वे से जो है उसने फ्रांस को चलाना शुरू कर दिया। जो है हम क्या, वहां के लोगों को जो है उसका रूल पसंद नहीं आया। फाइनली क्या होता है कि वो लोग उसको कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट जो है उसको गिल्टी डिक्लेयर करता है और फाइनली उसको गिलोटिन किया जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि ये फ्रेंच वर्ड कहां से आया, तो आप, ये एक तरीका था फांसी देने का। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो गिलोटिन का प्रोसीजर होता है, इसमें ये दो पोल होते हैं और जो जिसको हैंग करना, जिसको फांसी देनी होती है, उसको लिटाया जाता है इस पर। और ये जो आप बीच में सर्कल सा देख रहे हैं, तो इसके बीच में वो बंदे का सर रखा जाता है और दो साइड से जो है रस्सी खींच ली जाती है। तो उसके आगे का आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। तो बच्चों, इस पीरियड को, यानी कि जो ये पीरियड था, ये जो मैक्सिमिलियन का पीरियड था, जैकोबिन क्लब का पीरियड था, इस पीरियड को हम रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं। फ्रांस, इन जैकोबिन क्लब जो था, इसने सिर्फ एक अच्छा काम किया वहां पे, यानी कि मैक्सिमिलियन ने सिर्फ एक अच्छा काम किया वहां पर, कि उसने वहां पर स्लेवरी को एबॉलिश किया। ये स्लेवरी क्या थी, ये इसको हम ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी कहते हैं, ये वहां पर एबॉलिश किया। अब ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था, यूरोपियन अफ्रीका से गुलामों को, स्लेव्स को ट्रेड करते थे, खरीदते थे उनको, ये हवाई जहाज, ये समुद्री जहाजों में बंद करके पहुंचाते थे, कहां पर, कैरेबियन में। क्योंकि वहां से जो है यूरोप को टोबैको, टी और कॉफी सप्लाई होता था, और वहां पर उनको चूंकि लेबरर की शॉर्टेज थी, तो यूरोप जो है अफ्रीका जाके वहां से लेबर ट्रेड करके कैरेबियन नेशन में पहुंचाता था, जिसकी वजह से इसको हम ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं। तो ये एक अच्छा काम था जो मैक्सिमिलियन ने किया था। तो मैक्सिमिलियन को जब गिलोटिन किया गया, उसके बाद जो है एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है फ्रांस की सोसाइटी में आ गया। अब ये क्या था, ये जो था नया पॉलिटिकल से, इसमें सिर्फ वो लोग वोट कर सकते थे जिनके पास हाउस था। अभी तक हमने देखा कि टैक्स पेयर, फिर उसके बाद 21 ईयर्स ओल्ड, भले वो टैक्स दे या ना दे वो, लेकिन अब कौन थे, ये जो थर्ड पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर एग्जिस्टेंस में आया, इसके तहत वहां पर सिर्फ वो लोग जो जिनका अपना घर हो फ्रांस में, वो वोट कर सकते थे। अब ये वोटर जो थे, ये दो काउंसिल्स को चुनते थे, यानी कि दो लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुनते थे, और वो दो काउंसिल क्या करते थे, वो फर्दर डायरेक्टरी चुनते थे। डायरेक्टरी वहां में कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे डायरेक्टरी के, यानी कि आप समझ लीजिए कि टॉप मोस्ट जो था थे ऑफिसर्स, वो ये डायरेक्टरी थी, जिसमें कितने थे, 5 मेंबर। लेकिन क्या हुआ वहां पर कि कभी डायरेक्टरी
काउंसिल का नहीं सुनती थी, कभी काउंसिल वाले डायरेक्टरी का नहीं सुनते थे। तो कंटिन्यूअसली वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और ये काउंसिल के बीच में, जिसकी वजह से एक बार फिर से वहां पर ब्रेक डाउन हो गया। ये पॉलिटिकल सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया वहां पर। तो ये अनस्टेबिलिटी देखकर, फ्रांस की अनस्टेबल वो सिनेरियो देखकर जो है वहां की मिलिट्री मजबूर होती है टेक ओवर करने के लिए। और फाइनली वहां पर मिलिट्री का जो हेड था उस टाइम नेपोलियन, वो जो है टेक ओवर करता है, पावर्स जो है सारी अपने हाथ में लेते हैं। तो फाइनली फ्रांस में क्या आता है, वहां पर आर्मी रूल आता है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो है ये वापस उसी जगह पे पहुंच गया जहां से इसने अपना रिवोल्ट शुरू किया था। तो आप बच्चों सोच रहे होंगे कि इस पूरे सेशन में या फिर इसके पहले जो 2 सेशन हुए थे उसमें कहीं वुमेन का नाम नहीं आया, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी सोसाइटी में। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि उनका कोई रोल नहीं रहा इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो आप गलत हैं। फ्रांस में वुमेन जो थे वो बिगिनिंग से ही पार्ट प्ले कर रहे थे इस रेवोल्यूशन में। वो क्या किस हिसाब से पार्ट प्ले कर रहे थे, उन्होंने अपने जो है डिफरेंट क्लब्स ओपन किए। 60 जो है उन्होंने क्लब्स बनाए थे और उसमें से जो था मोस्ट फेमस क्लब जो था वुमेन का, वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, जिसके तहत वो अपनी डिमांड्स को आगे रखते थे। जो मेन डिमांड उनकी थी वो ये थी राइट टू एजुकेशन, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का राइट भी नहीं था। एजुकेशन का राइट सिर्फ सेकंड और फर्स्ट एस्टेट की गर्ल्स के पास था, वुमेन के पास था। जो थर्ड एस्टेट की वुमेन थी उनके पास एजुकेशनल राइट भी नहीं था और वो साथ साथ अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो भी डिमांड करते रहे थ्रू आउट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, हम कह सकते हैं। तो बाद में जो है जब सोसाइटी इसमें इनको क्या क्या दिया गया, उनको जो है राइट टू एजुकेशन दिया गया, उनको जो है राइट टू मैरिज ऑफ देयर चॉइस दिया गया। पहले जो है अपनी चॉइस से मैरिज नहीं कर पाती थी वहां की जो थर्ड एस्टेट की लड़कियां थी, अब उनको वो राइट भी मिल गया। उनको मैरिज के बाद डाइवोर्स का भी राइट दिया गया कि अगर उनका जो है मींस लगता है कि उनकी शादी जिससे हुई है तो उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। अगर उनका लगता था कि नहीं हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उनके पास ये भी राइट था कि वो डाइवोर्स ले सकते थे और वो अपने हिसाब से बिजनेस ओपन कर सकते थे। तो ये कुछ राइट्स जो उनकी लॉन्ग इयर्स की लड़ाई थी फ्रेंच सोसाइटी में, तो उसका जो है उनको ये सिला मिला। तो बच्चों इससे जो है हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तीनों पार्ट्स इसके कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तब तक के लिए गुड बाय।